देखिएगा, आज हम लोग कक्षा 12 में जो है ये लेसन का अंतिम हेडिंग आपकी है वांछा गुणांक। वांछा गुणांक जो है क्या? वांछा गुणांक जो है अपसामान्य गुणों, जैसे अपसामान्य अनुभार, अपसामान्य परासरण दाब की व्याख्या करने के लिए एक गुणांक या कारक को प्रस्तुत किया गया, जिसे वांछा गुणांक कहते हैं। वांछा गुणांक को I से प्रदर्शित करते हैं। वांछा गुणांक को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? I से। ध्यान से देखेंगे, इनको परिभाषित हम करेंगे कैसे। तो देखिएगा, यहाँ हमने परिभाषा लिखा भी है। तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन के किसी अनुसंख्य कोण के प्रायोगिक मान या प्रेक्षित मान और सामान्य मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वांछा गुणांक कहते हैं। वांछा गुणांक कहते हैं, इसे हम I से प्रदर्शित करेंगे। वांछा गुणांक I बराबर क्या होता है? यानी प्रेक्षित मान या लिखे अनुसंख्य गुण का प्रायोगिक मान या प्रेक्षित मान और बटे अनुसंख्य गुण का सामान्य मान। अब इनका जो अनुपात होगा वह वांछा गुणांक कहलाएगा। देखिएगा, जब किसी भी विद्युत अपघट्य को विलायक में यदि हम डालते हैं, तो विलायक में जब हम किसी विद्युत अपघट्य को डालते हैं तो या तो वह संगुणित होता है। जब संगुणित होगा तो उसमें जो है अणु की जो संख्या होगी सामान्य अणु की संख्या से कम हो जाएगी। यदि वह वियोजित होता है तो सामान्य अणु की संख्या से उसका मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अर्थात इन्हीं मानों को हम ज्ञात करने के लिए एक कारक का उपयोग करते हैं। इसी कारक को हम वांछा गुणांक कहेंगे। अब वांछा गुणांक में ध्यान देंगे कि प्रेक्षित मान और संगुणन या वियोजन होने पर सामान्य मानों से क्रमशः अधिक या कम हो सकता है। अगर संगुणन होता है या वियोजन होता है, संगुणन होता है तो हमने बताया कि संगुणन के समय सामान्य मान से उसका मान कम होगा। अगर वियोजन होता है तो सामान्य मान से उसका मान क्या होगा? अधिक होता है। अब देखिए, इसी के आधार पर जो आपने जो क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब के बारे में हमने अध्ययन किया था, इनको देखते हुए यानी अनुसंग वांछा गुणांक को देखते हुए हमें जो उनमें संशोधन करना पड़ा है। तो उसके लिए हम क्वथनांक का उन्नयन बराबर क्या लिखते हैं? डेल्टा टीवी आई के वी इंटू क्या एम। डेल्टा टीएफ यानी कि हिमांक का अवनमन बराबर डेल्टा टीएफ बराबर होता है आई के एफ इंटू एम। परासरण दाब P बराबर होता है आई सी आर टी। ये तो आपके क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब है। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा? वांछा गुणांक की क्या उपयोगिता है, क्या उपयोग है, उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिएगा, ये वांछा गुणांक से संगुणन की कोटि और वियोजन की मात्रा की गणना की जा सकती है। यानी कि संगुणन की क्या कोटि है और वियोजन की मात्रा की गणना जो है हम वांछा गुणांक से कर सकते हैं। यदि I का मान जो है 1 से कम हो, I का मान 1 से कम हो तो उसमें क्या होगा? संगुणन होगा। अगर I का मान 1 से अधिक हो जाता है तो उसमें क्या होगा? वियोजन का कार्य संपन्न होगा। यानी कि किसी भी विलयन में, यानी विलयन में जो हम विलेय पदार्थ डाले हैं तो उसमें अगर अणु की संख्या घटती है तो इसका मतलब वहाँ पर संगुणन हो रहा है, और अणुओं की संख्या बढ़ रही है अर्थात वहाँ पर वियोजन हो रहा है। तो यदि हम देखें तो I का मान यदि 1 से कम हो जाए
जब 1 से कम होगा यानी दशमलव में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, समगुणन कहेंगे। और वही मान जो है 1 से अधिक आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वियोजन कहते हैं। इस लेसन में हम लोग जो है यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसमें जो आंकिक प्रश्न दिए हैं, आप अपनी किताब जब खोलेंगे तो उसमें आंकिक प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में दिए हैं, उनको आप आराम से बैठें घर पर और लगाएं, और लगा करके जो है आप बताएं भी कि कौन कौन से प्रश्न आपको समझ में नहीं आए हैं। धन्यवाद। ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में जो बिलियन नामक लेसन पढ़े हैं उस पर आधारित आंकिक प्रश्न हैं। आंकिक प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला आंकिक प्रश्न क्या है हम पढ़ दे रहे हैं। कास्टिक सोडा बिलियन के 500 ml में उसके 5 ग्राम घुले हैं तो बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। कास्टिक सोडा बिलियन की लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न 1 है आपका, कास्टिक सोडा बिलियन के 500 ml में इसके 5 ग्राम घुले हैं, इसके 5 ग्राम घुले हैं तो इस बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, पहले तो आपको ये जानना होगा कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है। तो आप जो है केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम तो इतना तो आना ही चाहिए, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का सूत्र जो है आप ध्यान से देखेंगे। कास्टिक सोडा क्या है, कास्टिक पोटाश क्या है, इन सबों के सूत्र जो है आप लर्न कर लें तो अच्छा होगा। कास्टिक सोडा NaOH का पहले आप जो है अणुभार निकालें, अणुभार। तो इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यदि पूछ रहा है तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और बटे बिलियन का आयतन इसमें लीटर में। तो विलेय पदार्थ कितना है, 5 ग्राम है, और बिलियन के कितने ml है, 500, सामने 1000 से क्या करिएगा गुणा। तो ये ml जो होता है लीटर में बदल जाएगा। तो 500 से काटेंगे 2 हो जाएगा, तो ये 5 गुणे क्या लिखेंगे 2, यानी 10 ग्राम और प्रति क्या हो गया लीटर। यानी इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ठीक, इस तरह से और भी बहुत सारे प्रश्न दिए हैं। जैसे दूसरा प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर बिलियन को 250 मिली कर दिया गया है। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे, हम आपको प्रश्न लिख भी दे रहे हैं, ये सवाल आप लगा लेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे दूसरे प्रश्न के हम जो है लिखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न जो है दूसरा है। दूसरा क्या प्रश्न है भाई, 1.325
1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर विलयन को 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता क्या है? विलयन की नॉर्मलता क्या है? ठीक, या नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए तो ध्यान से देखेंगे। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? 1.325 ग्राम है। और सोडियम कार्बोनेट है आपका, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुभार यानी Na2CO3 का अणुभार बराबर क्या लिखेंगे? देखिए 2 और गुणे क्या हो जाएगा? 23 क्या है? सोडियम का अणुभार है। 2 परमाणु है तो 2 सुविधा कर दिए। C का जो है 12 होता है, प्लस 3 गुणे 16 हो जाएगा, तो ये 46 धन 12 और धन क्या 48, तो ये हो जाएगा क्या 60 हो जाएगा। और 40 100 100 कितना हो गया 6। अब देखेंगे, अब जो है Na2CO3 का तुल्यांकी भार तो बराबर होता है अणुभार यानी 106 बटे इसमें उपस्थित धनायनों की संख्या। तो 2 धनायन होते हैं तो 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 53 आ जाएगा 53। ये तुल्यांकी भार आ गया। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है? तुल्यांकों की संख्या भी निकाल दें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। 1.325 बटे 5 3 हो जाएगा। तो अब इसको आप जो है काट दीजिएगा, तो 1 3 2 5 में आपका जो 53 से भाग देंगे तो 5 गुना 10 106 हो जाएगा। ये 6 ये 5 और ये क्या बच गया 2, 5 बचे 25 5 हो जाएगा, 5 से 15 5 बचे 25 से 26 हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये दशमलव था पहले आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दशमलव आपका यहाँ पर लग जाएगा, भाग नहीं जाएगी तो 0 बच जाएगा और फिर 2 और क्या हो गया 5। अब नॉर्मलता की बात अगर करते हैं तो नॉर्मलता यानी विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या। विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन ml में और गुणे क्या 1000, ठीक है। तो ये 10.025 है
अब बटे 250 हो गया, अब गुणे क्या हो गया 1000, तो 250 से काट दीजिए, 4 हो जाएगा, तो 10.025 में 4 से आप गुणा कर देंगे तो 25 चौक को 100 हो जाएगा, और 0.3 अंक पर लगेगा तो ये 10 को लग जाएगा, अर्थात 0.1 यानी क्या हो जाएगी नॉर्मल का। इस प्रकार से आप दूसरे प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप जो है अपने प्रश्नों को हल करें, और जो प्रश्न आपको ना आए समझ में तो आप थोड़ा सा कमेंट करके हमको बताएं कि कौन सा प्रश्न नहीं आएगा, आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। धन्यवाद।